अब चलते हैं साहब हकान और हमास। देखिए, इसराइल का क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम हमास के इंडेफिनेटली हथियार छोड़ने के लिए वेट नहीं कर सकते। और हमास का जो नया लीडर है वो कह रहा है हमें गाजा नया बनाना, इसराइल को यहां से निकालना है। और जो कल सबसे अच्छी न्यूज रही यूएस की मीटिंग में वो था कि ट्रंप ने इसराइल को किसी भी क्षेत्र से निकलने के लिए बाध्य नहीं किया, आग्रह नहीं किया आप ये क्षेत्र से निकले। वेरी गुड। अब जब हिजबुल्ला अनाथ हो रहा है, हमास अनाथ हो रहा है, इस्लामिक जिहाद अनाथ हो रहा है, पीएमएफ के तो और भी बाप है, जब ये सारे अनाथ हो रहे तो इनका एक नया पापा मिल रहा है, नया शुगर डैडी तैयब अर्दोगन। अब जो हमास का नया अभी भी चीफ बना है ये वही है जिसका बेटा कतर में मारा गया था। तो अब इसने क्या किया है, ये जाके मिला है फिदान हकान से। अब फिदान हकान कौन है? अब जानते हैं, तुर्किया का फॉरेन मिनिस्टर। यानी कि तुर्की डायरेक्टली कह रहा है कि मेरा हमास मेरे संरक्षण में है, मेरे सानिध्य में, मेरी गाइडेंस में। ये जितनी भी जिहादी संगठन होते हैं दो ही चीजें चाहिए होती है, पैसा और पॉलिटिकल पेट्रोनेज। अब हमास के पास ना पैसा है, हिजबुल्लाह के पास भी पैसा नहीं है, और पॉलिटिकल पेट्रोनेज चाहिए चाहिए। बिना उसके इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर सकती इन ओपन। अब फिदान हकान का हमास से मिलने का मतलब है कि हम इसको टेक ओवर कर रहे हैं। अब द न्यू गॉडफादर, द ओल्डर गॉडफादर यूज्ड टू बी अली खमेनी, द न्यू गॉडफादर इज तैयब अर्दोगन। क्योंकि जो मुश्तबा खमेनी उसका पता ही नहीं जिंदा मरा है। ये यूएस इंटेलिजेंस कहती तो है जरूर जिंदा, पर किस हालत में क्या है कुछ नहीं पता। तो तैयब अर्दोगन आपके सीरिया को अप्रोच करता, आपके इराक को डील के लिए अप्रोच करता, आपके हिजबुल्लाह के लेबनान में तो घुसा है, वो गाजा में घुस रहा। और अगर हम फिर इसराइलियों को कहें यार आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तैयब अर्दोगन इज माय फ्रेंड, नो इट्स नॉट रियली द केस। अब यहाँ थोड़े जो हकान डायरेक्टली मिला हमास से कैमरा के सामने खुले में, चाहता तो चुपचाप भी मिल सकता था, अवॉइड कर सकता था, बट ही चूजेस नॉट टू अवॉइड। और आपको बता दें हमास का जो जातक फादर है, द पीपल हु मेड हमास इज मुस्लिम ब्रदरहुड। और मुस्लिम ब्रदरहुड ने हमास को बनाया। मुस्लिम ब्रदरहुड का आधिपत्य आपके इजिप्ट पे अब भी है, और इजिप्ट आपका एक्टिवेट हो रहा है, और हमास हथियार डालने को तैयार। तो और यह फिदान हकान उससे मिल रहा ताकि वो अब बता दे कि हमास अनाथ नहीं है, हमास के ऊपर हमारा हाथ। ये इजराइल वाला और तुर्किया वाला मसला साहब बढ़ता जा रहा है। और मैंने कहा था कि इजराइल के इंटेलिजेंस ने एक रिपोर्ट दी, 10 साल के अंदर अंदर हमारा तुर्किया से भी युद्ध होके रहेगा। देयर इज नो वे दे वोंट बी अ फाइट विद तुर्की। ये फाइट होके रहेगी, और दैट इज व्हाट काइंड ऑफ दे टुक इट। और मैं सराहना करूंगा इसराइलियों की। आपको पता जब ये पहली बार ईरान पे अटैक करने गए थे, जनरल जमीर का एक स्टेटमेंट आया, या इसराइल से एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि वी आर रेडी फॉर 20% ऑफ लॉस। बोला अगर 100 जहां जाएंगे तो 80 वापस आएंगे, पूरे 100 के 100 नहीं आएंगे। पर प्रभु का चमत्कार देखिए, पूरे 100 के 100 वापस आ गए। तो जो कंट्री 20% जहां पायलट्स और 20% जहाज का लॉस लेने के लिए तैयार हो, उसको हराना इम्पॉसिबल है। वैसे तुर्किया का एक इंटीरियर मिनिस्टर है, उसने एक स्टेटमेंट दिया था पीछे, कह रहा अगर इसराइल हम पे हमला करेगा हम 2 4 5 लाख लोगों को शहीद कर देंगे, पर हम हारेंगे नहीं। तो देखिए यहाँ पे मसला हमें नजर आ रहा है, क्योंकि अब ये ट्रंप को भी डायरेक्ट चैलेंज कर रहा था ये वर्दोगन, क्योंकि किलसावा मुझे इंजन नहीं दिया, मुझे F-35 नहीं दिया। और इसराइल को भी डायरेक्ट चैलेंज कर रहा था ये वर्दोगन, लो बेटा मैं हमास से खुलेआम मिल रहा हूँ, बोलो क्या करूं। और हमास का वही लीडर जिसको इसराइल ढूंढ रहा है। खैर इसराइल के हाथ तो चढ़े गए, आजकल परसों वक्त की बात है। तो ये डायरेक्ट संरक्षण का प्रकरण आपको यहां दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं अमेरिका और इसराइल को चैलेंज किया जा रहा है। मिल रहा है जी, देखो जो कर सकते हो कर लो। बड़ा इंटरेस्टिंग है, तैयब अर्दोगन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। अब चलते हैं न्यूक पे। न्यूक का मसला क्या है? देखिए, जो नेतन्याहू और ट्रंप की मीटिंग हुई उसमें एक चीज पक्की हो गई है, जो अब बिल्कुल औपचारिक रूप से बाहर आ गई है। आप जानते हैं कि फर्दों में मिडनाइट हैमर में B-2 बॉम्बर्स ने कांड कर दिया था। नटैंस इस्फहान पहले बॉम्ब हुआ था, प्राचीन बॉम्ब हुआ, प्राचीन अभी फिर बॉम्ब। बुशेर की क्या हालत हो गई मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो बुशेर का तो न्यूक्लियर रिएक्टर बंद ही पड़ा। हाँ, नटैंस में न्यूक्लियर रिएक्टर है, उसको भी अमेरिका ने नहीं छुआ।
पर नेटन से 1 किलोमीटर आगे आप जानते हैं है ये पिकेक्स माउंटेन, ग्रेनाइट का पहाड़। ग्रेनाइट के पहाड़ के नीचे है बंकर, बंकर के नीचे टनल्स, टनल में है माल। तो इसराइलियों ने अमेरिकन को कहा था बॉस यहाँ माल है। ट्रम्प ने कहा हमारे पास सारे कैमरा, हम सब में सब पता कौन है कौन नहीं, विच इज वेरी गुड। अब जब कल इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड की है जिसे पिकेक्स माउंटेन भी, तो ये अब बिल्कुल कंफर्म अमेरिका कर रहा है, ये इजराइल कर रहा है कि वहां उसके नीचे न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर है। जी हाँ, पहले ट्रम्प से पूछे थे, कह रहा वी डोंट नो, हमें इंटेल आई, वी डोंट नो। अब सवाल ये है कि सुमित भाई क्या ये लाइव न्यूक्लियर साइट है या लाइव न्यूक्लियर साइट नहीं? अभी जो रिपोर्टें आई है, देखिए जब नेटान्स पे अटैक हुआ था या होने वाला था, फर्दों में क्या है, देखिए दो तरह के सेंट्रीफ्यूज होते हैं जो आपको 0 से 60 तक एनरिच करते हैं, 60 से 90 तक एक और तरह का सेंट्रीफ्यूज होता है। अब इनको चाइना ने खूब सारे सेंट्रीफ्यूजेस भेजे थे। अब जो पहले नेटान्स में एनरिचमेंट होता था 0 से 60 होता था, फर्दों में जाके 60 से 90 होता। फर्दों वाज क्वाइट अ कंसील्ड ना स्ट्रक्चर। अब जब लास्ट टाइम इनको लगा कि फर्दों पे बॉम्बिंग होगी इत्यादि, नेटान्स से काफी सारा माल उठा के पिकेक्स माउंटेन के नीचे डाला। अभी वो टनलों में स्टोर कर रखा है। टनलों में स्टोर केवल 470 किलो एनरिच यूरेनियम ही नहीं है, बल्कि 8,200 किलो का टोटल यूरेनियम भी है जो ईरान ने दो से प्रोक्योर किया था। 8,200 किलो, इसमें कम से कम मेरे अंदाज से 100 बम, न्यूक्लियर बम बन जाने चाहिए। 4,470 किलो में आपके 11 बनते हैं, और अगर आप 8,000 किलो को लेंगे उसमें 100 से ज्यादा बम बनेंगे, क्योंकि जब वो प्यूरिफाई होगा, नो वॉट, बट दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। अब ये सारे सेंट्रीफ्यूज आपके पिकेक्स माउंटेन के नीचे। क्या सुमित भाई ये सेंट्रीफ्यूज ऑपरेशनल है? नहीं। क्या इनको ऑपरेशनल करना है? करना है। कब करना है? जैसे ही रिजीम को मौका मिलेगा। और होगा क्या, 1 साल के अंदर अंदर आपके पास शायद कुछ हजार किलो एनरिच यूरेनियम होगा, जिससे अब 10 नहीं, हम 100 एटम बम बनाने की बात करेंगे। ये सबसे बड़ा न्यूक्लियर थ्रेट अमेरिका और इजराइल मानते ही है। और ये थ्रेट आपका पिकेक्स माउंटेन से आता, जिसको ईरान ने कहा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, वैसे उसकी फोर्टिफिकेशन करा रहा है आजकल। और आज नेतन्याहू ने कहा, बोला हाँ हमने करीब करीब 29 या 30 ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे अब तक, ताकि ये बम न बना पाए। और हमने काफी कुछ किया कि ये बम से दूर रहे, और हम आगे भी बहुत कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे जिससे इनके पास कभी भी बम नहीं आ सकता। अब उस फैसिलिटी में आपका आईआरजीसी भी है, आपके साइंटिस्ट भी, आपके डॉक्टर्स भी, आपके सब कुछ है। और जैसे ये मामला ठंडा होता है, इनको निर्देश था कि तुम ये सेंट्रीफ्यूज वाला चालू करो और काम पे लग जाओ, स्टार्ट एनरिचिंग यूरेनियम एंड मेकिंग टन्स, मतलब हंड्रेड्स ऑफ किलोग्राम्स ऑफ यू नो 90% एनरिच यूरेनियम, जिससे हम, या 60% पर उससे हम बम बनाएंगे। अब जो फर्दों वाले सेंट्रीफ्यूज है वो इनके पास आए नहीं है, उसका विवरण नहीं है, पर जो 0 to 60 वाले हैं वो जरूर है। 60 to 90 वाले भी हो सकता है इन्होंने कुछ मंगा के वहां रखे हो, क्योंकि फर्दो वाज ऑलरेडी हिट बाय दैट। तो अब इसराइल और अमेरिका का ये असेसमेंट है, अगर ये साइट कभी भी चालू होगी, दिस इज अ सुपर बिग न्यूक्लियर डिजास्टर इन मेकिंग। ये सुपर बिग न्यूक्लियर डिजास्टर, और ये हम दोनों के इंटरेस्ट के लिए साइट को खत्म किया जाए। अब उसके अंदर आईआरजीसी के जितने इंजीनियर हैं, जितने अफसर हैं, जितने टेक्नीशियन हैं, जितने साइंटिस्ट हैं, सबकी डैश वहीं से हो जानी है। तो नेतन्याहू ने कहा कि अभी ऑपरेशनल न्यूक्लियर साइट नहीं है, बट अगर रिजीम को थोड़ा सा भी ब्रीदिंग स्पेस और पैसा मिला, उसको ऑपरेशन करेगी। ऑपरेशन करना मतलब प्लग व्लग लगाना, वट जो भी है उनको ठीक करना। दे हैव मैनेज्ड टू गेट अ लॉट ऑफ स्टफ देयर। इसलिए पिकेक्स माउंटेन का उड़ना, पिकेक्स माउंटेन का खत्म होना बहुत जरूरी है। इस पिकेक्स माउंटेन के उड़ाने और खत्म करने में रेडिएशन लीक का भी डर है, बट अमेरिकन आर विलिंग टू टेक द चांस। तो ये कहानी है, और इसीलिए ईरान की लगी पड़ी है, जब उन्हें B-1 बॉम्बर्स और लैंसर्स दिखते यूके के बेस में, इसलिए उन्हें कहता हम टीम भेज रहे हैं, हम तो मारवा डालेंगे, हम अटैक करेंगे, लंदन में ये कर देंगे, वो करते हैं, बिकॉज दे आर स्केयर्ड। दे नो व्हाट इट कैन मीन एंड दे नो हाउ बैड इट कैन बी। तो ये आप देखिए, ये टोटल समावेश है न्यूक्लियर साइट का। सो इट इज अ न्यूक्लियर साइट, but it is not an operational nuclear site. All the equipment is there, you have to just plug and play it and get it up and running.
ये है टोटल कहानी इसकी। और नेतन्याहू और ट्रंप एक चीज पे एग्रीमेंट में है, ईरान कैन नेवर एवर हैव अ न्यूक्लियर वेपन। उसके लिए जो भी करना पड़े वो सब उस प्रोसेस का पार्ट है। भाई मुझे लाहौर पे झंडा लगाना, अब जो रास्ते में आएगा मैं तो मारूंगा ही ना उसको। दैट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? लाहौर पे झंडा लगाना, तिरंगा। तो जो भी बीच में आएगा मैं उसको मारूंगा। वही वाली बात इसराइल और अमेरिका जरा खुल के कह रहे हैं, बट मिड टर्म का प्रेशर है, इसराइल में इलेक्शन है, वर्ल्ड इकोनॉमी फुल वॉले वाइड है, जेलेंस्की किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा, चाइना अपनी गेम में खेल रहा है, और भारत टस से मस नहीं हो रहा। भारत की नजर अपने ऑब्जेक्टिव्स पे, अपने निशानों पे है, और भारत को कहाँ जाना, दैट इज ओनली व्हाट मैटर्स टू भारत। और भारत फालतू की लड़ाइयों में पड़ेगा नहीं। भारत ने अपने ऑयल एंड गैस की व्यवस्था कर ली। हाँ, एलपीजी को लेकर थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, बस रास लफान इन्होंने बंद कर दिया। अब देखते हैं क्या होता, कब होता, क्या मिस्टीरियस एक्सप्लोजन उसमें, वी डोंट नो। और मेरा मानना है कि आज कल परसों तरसों ये बॉम्बिंग जारी रहेगी। मेरा मानना है कि ब्रैड कूपर को 14 दिन दिए जाएंगे। मेरा ये मानना है क्योंकि 14 दिनों के बाद अगर 1500-1600 मिसाइलें बची है तो 200-300 तब भी बची होंगी। 1000-1200 अमेरिका निरस्त कर देगा, और इसराइल और ईरान की मारक क्षमता को काफी हद तक क्षीण कर देगा। ये मेरा व्यक्तिगत मानना, और यही इनकी मुझे स्ट्रैटेजी लगती है। क्योंकि मैंने आपको एक चीज बोली थी ना, टाइम वर्क्स इन फेवर ऑफ अमेरिका, इसराइल, यूके। टाइम डज नॉट वर्क इन फेवर ऑफ गल्फ एंड ईरान। बिकॉज अभी जो टाइम का आप खेल खेलो, टाइम से आपको फायदा उसको फायदा नहीं है। दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू एंड। और इसी के साथ मित्रों मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ।